नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन पांडे और आप देख रहे हैं स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज से हम यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और साथियों, हमारे इसी चैनल पर आपको गणित विषय की ऐसी क्लास मिलेगी जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो साथियों, आप हमारे चैनल से बस जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और हाँ साथियों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर मुझसे जुड़िए और वहाँ पे अपने सवालों को पोस्ट कीजिए, मैं सबके हल आपको बताऊँगा। तो साथियों चलिए, सेकंड सेमेस्टर के गणित का हम पहला यहाँ पे देखते हैं लेसन। हमारा चैप्टर यहाँ पे एक है 3 अंकीय संख्याओं का लासा एवं मासा। ठीक है साथियों, हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे 3 अंकीय संख्याओं का लासा एवं मासा। तो साथियों, इस अध्याय से जुड़े हुए कुछ पदों को हम समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें जो यूज़ होगी उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले साथियों हम देखते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, सबसे पहले तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी इस अध्याय को समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपकी आएंगी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? देखिए, जो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा समझ पाते हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं आपकी क्या होती हैं, तो इन शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। अभाज्य संख्याएं आपकी वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं आपके? 2 गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। इनके आपकी केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, ये आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। और ये दोनों गुणनखंड आपके ऑलरेडी फिक्स किए जा चुके हैं। ये आपके गुणनखंड होते हैं, एक तो संख्या इटसेल्फ, यहाँ पे संख्या आपकी जो होती है वो स्वयं होती है इटसेल्फ, और एक आपका होता है 1। ये आपके 2 गुणनखंड होते हैं, एक नंबर इटसेल्फ एंड 1। ये आपके 2 गुणनखंड फिक्स हैं ऑलरेडी प्राइम नंबर के लिए, अभाज्य संख्याओं के लिए। यहाँ हम बात करें अभाज्य संख्याओं को अच्छे से समझने की, तो दोस्तों इसके 2 गुणनखंड होंगे, यानी यह जो संख्या होगी, जो आपकी अभाज्य संख्या होगी, ये केवल 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। ठीक है, ये संख्या जो होगी ये केवल 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया 2, ठीक, 3, 5, 7, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप खुद देख लीजिए। इनमें 2 जो है वो या तो आपकी, यहाँ देखिए आप 2 है जो वो या तो 1 से कटेगी या फिर 2 से कटेगी, 2 फैक्टर है इसके। ठीक है, अगर हम ये 3 यहाँ पे उठाएं तो 3 की जो 2 फैक्टर होंगे वो आपके या तो 1 होगा एक फैक्टर, या तो 1 से कटेगी और या फिर 3 से। ठीक है, यानी ये इसके भी 2 फैक्टर हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो वो स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से यानी 1 से कटती हैं। अभाज्य संख्याओं का प्रयोग हम अपने इस चैप्टर में अच्छे से करने वाले हैं। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि अभाज्य के अलावा जितनी भी आपकी संख्याएं बचती हैं, जो संख्याएं बचती हैं अभाज्य के अलावा, वो सारी आपकी भाज्य होती हैं। क्या होती हैं? भाज्य, कंपोजिट नंबर बोले जाते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे आपका हो गया 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपका 4 हो गया, 4 देख लीजिए। यहाँ पे 4 में जो गुणनखंड होंगे, 4 का गुणनखंड यहाँ पे 1 होगा, फिर आपका 2 भी 4 का गुणनखंड होता है, क्योंकि देखिए ना 2 से ये 4 आसानी से कट जाएगा, तो 2 भी आपका 4 का गुणनखंड होता है। इसके अलावा देखिए 4 स्वयं 4 का गुणनखंड होगा, क्योंकि इस 4 से ये 4 कट जाएगा बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, यानी मैंने आपको बताया अभाज्य तो वो होती हैं जिनकी केवल 2 गुणनखंड हो, और इसके अलावा जो भी संख्याएं बचेंगी वो आपकी भाज्य होंगी, कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमारे इस चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लासा। क्या देखेंगे दोस्तों? लासा। लासा हमारा क्या होता है दोस्तों? लासा को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। तो दोस्तों समापवर्त जो ये लिखा है, इसका आपका मतलब होता है कॉमन मल्टीपल। उभयनिष्ठ गुणज जो आपके होते हैं वो आपके कहे जाते हैं समापवर्त। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में बात करें तो हम इसको कहते हैं एलसीएम, जिसका मतलब होता है लोएस्ट यानी लीस्ट कॉमन
मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो लीस्ट या लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और कॉमन मल्टीपल यानी ओवेनिस्ट गुणज, जो आपका सबसे छोटा ओवेनिस्ट गुणज आएगा दी हुई संख्याओं का, वही आपका लासा होगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे 2 4 4 ना लीजिए यहाँ पे दोस्तों, आप 3 ले लीजिए। 3 लेने से थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 2 की अगर हम बात करें यहाँ पे गुणज की, तो आपका 2 का पहाड़ा 2 का गुणज होता है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 सत्ते 14, आगे पूरा चला गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। इस प्रकार ये 3 का पहाड़ा हो गया। अब देखिए दोस्तों, इन्हीं दोनों पहाड़े से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। एक तो आप ये समझिए कि ये जो सारे नंबर यहाँ लिखे हैं ये आपके 2 के गुणज हैं। क्या है? 2 के गुणज यानी मल्टीपल। ये वाले नंबर जो लिखे हैं ये आपके 3 के गुणज हैं। जो नंबर 3 से कट जाता है वो 3 का गुणज होता है, और जो नंबर 2 से कट जाता है वो 2 का गुणज होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें कॉमन मल्टीपल की यानी ओवेनिस्ट गुणज की, या फिर समापवर्त। ये एक ही चीज है, कॉमन मल्टीपल, ओवेनिस्ट गुणज या समापवर्त। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपका कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है वो आपका 6 आ रहा है और 12 आ रहा है। ऐसे ही दोस्तों आगे और भी आएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम एलसीएम की बात करें, कॉमन मल्टीपल आप समझ गए। अब हम एलसीएम की बात करें तो यहाँ एक वर्ड और यूज कर दिया गया है, लीस्ट या लोएस्ट, यानी कि सबसे छोटा। यहाँ हिंदी में भी लिखा है लघुतम। लघु मतलब छोटा होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे छोटा का, तो सबसे छोटा तो वही होगा जो सबसे पहले आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे यानी एलसीएम हमारा हो गया 6। 2 और 3 का एलसीएम आपका यहाँ पे कितना आ गया? 6। ये तो दोस्तों होता है बेसिक मेथड, एकदम सामान्य तरीका, बेसिक तरीका यही आपका होता है। अब इसके बाद देखेंगे लघुत्तम समावर्त निकालने की कुछ विधियां होती हैं, और महत्तम समावर्त निकालने की भी कुछ विधियां होती हैं। भाई दो विधियां होती हैं दोनों में, और दोनों ही विधियां सेम होती हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहां हम पढ़ेंगे एलसीएम निकालने की विधियां। एलसीएम ज्ञात करना, ज्ञात करना। तो दोस्तों आपकी जो पहली विधि होती है वो मैं आपको बता दूं, वो आपकी होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। यहां आपका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये विधि क्या होती है। क्वेश्चन हमने ले लिया 12, 15 और 24। इनका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से बताना है लासा यानी एलसीएम। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि आपकी होती है, ये जो 12 लिखा है सबसे पहले आप इसके गुणनखंड करेंगे इस प्रकार, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। सेम दोस्तों आपको हर बार यही प्रोसेस करनी है। यहाँ पर 12 के गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 आया हमारा, और इसको आप लिखेंगे घातांक के रूप में, यानी 2 का गुणा 2 बार हो रहा है तो 2 की घात 2, और 3 आपका अकेला है तो 3 की घात 1। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15, इसके गुणनखंड काटेंगे तो आपका आएगा 3 गुणा 5, तो आपका आ गया 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अगला हमारा नंबर है 24। 24 के गुणनखंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3। आप ऐसे गुणनखंड काट के देखिए, गुणनखंड निकाल के देखिए, आपका इतना ही आएगा। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ इनको घातांक के रूप में लिखेंगे, 2 की घात 3 और 3 की घात 1। इतना करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ लिखना है लासा। क्योंकि लासा निकाल रहे हैं तो भाई लासा ही लिखेंगे। अब दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में आपके जो जो गुणनखंड आए हैं, चाहे किसी भी नंबर के आए हो, आप सारे गुणनखंड लिख लीजिए क्रम से। यानी सबसे पहले 2 गुणा में 3 और गुणा में 5। यहाँ सवाल में यही गुणनखंड तो हमें मिले हैं। अब देखिए दोस्तों, आप इन गुणनखंड के ऊपर वो घात लगा देंगे जो इनकी सबसे ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी नंबर में हो। यहाँ देखिए, इनमें देखेंगे हम यहाँ पे घातांक के लिए, तो 2 की घात 3 यहाँ सबसे ज़्यादा है ये वाली, और 3 की घात 1 है और 5 की घात 1। अब इनको हल कर लेंगे। यहाँ पर 2 की घात 3 आपका होता है 8 और ये हो गया 15, 15 8 120, यानी हमारा उत्तर यहाँ पे होगा 120। 12, 15 और 24 का लासा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहाँ पे।
तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं 125, 220 और 275। इनका भी लासा आपको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो आप पहले 125 के गुणनखंड यहाँ पे निकालिए, जैसे मैंने बताया था वैसे। 125 के गुणनखंड आपके क्या आएंगे, 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर से 5 से 5 एकम 5। तो 125 के आपके गुणनखंड निकल के आए 5 गुणा में 5, फिर से गुणा में 5, और यहाँ आपका आ गया ये 5 की घात 3। उसके बाद साथियों हम निकालेंगे 220 के गुणनखंड। तो यहाँ पे 220 लिखा आपने, इसको काटा 11 और फिर ये 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 और 11 टाइम्स में कटेगा और फिर ये आपका 1, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया 220 बराबर में आपका आया 2 गुणा में 2 गुणा में 5 और गुणा में 11। इनको घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 11 की घात 1। उसके बाद साथियों आपको 275 के गुणनखंड यहाँ पे काटने हैं, जो कि आपके यहाँ पे निकल के आएंगे। यहाँ हम देख लेते हैं 275 लिखेंगे और गुणनखंड काटेंगे। 5 से कटेगा साथियों, क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक उसका 5 है। 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25, फिर 11 बार में और यहाँ पे 11 से 1 बार में निकल के आया 5 गुणा में 5 गुणा में 11। इनको घातांक के रूप में लिखेंगे 5 की घात 2 गुणा में 11। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे क्या करना है, जो पिछले सवाल में बताया था लासा बराबर जो भी गुणनखंड आए हैं उनको लिखेंगे। 2 आया है हमारा, 5 आया है और 11 आया है। अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा घात होगी वही लिखेंगे हम यहाँ पे। भाई 2 की घात सबसे ज़्यादा ये रही 2, 5 की घात ये रही यहाँ पे 3 और 11 की घात 1। तो साथियों यहाँ पे 2 की घात 2 होती है 4 और 5 की घात 3 होती है 125 और यहाँ गुणा में 11। अब 125 का गुणा करेंगे 4 में दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 500 और गुणा में 11, ये आपका हो गया कुल मिलाकर 5500। हमारा आंसर आ गया 5500। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम दूसरी विधि, जो कि आपकी है भाग विधि। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगली हमारी विधि है यहाँ पे विधि नंबर 2, जो कि आपकी है भाग विधि। भाग विधि कैसे होती है इसको हम अगेन करेंगे और आपको मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप मिला सके कि आपका आंसर सही था या नहीं। पहला हमारा क्वेश्चन था 12, 15 और 24। इसका अगर आप भाग विधि से निकालेंगे तो आपको इस प्रकार कॉमा लगा के लिखने के बाद एक लाइन खींच के यूं करना होगा, इस प्रकार से। अब इसमें एक छोटी से छोटी ऐसी प्राइम नंबर का भाग दें जो कम से कम एक संख्या को तो पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो हम यहाँ से 2 से करना स्टार्ट करेंगे, तो 2 6 12, 15 में नहीं जाएगा तो 15 को वैसा ही लिखेंगे। जिस संख्या में भाग नहीं जाता है आप उसको उसी प्रकार लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 12, 2 का भाग आप देखिए 24 में करेंगे तो 12 बार जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 से फिर से करेंगे तो 3 बार और यहाँ 15 और यहाँ पे आपका 6। फिर से आप 2 बार यहाँ पे भाग करेंगे तो 3 बार 15 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे दोस्तों 2 बार इसमें भाग नहीं जाएगा एक भी संख्या में। मैंने आपको बताया कि कम से कम एक संख्या को तो काटना चाहिए, हमें ऐसी संख्या चूज करनी है, यहाँ पे चुननी है। तो यहाँ हमारी अगली संख्या होगी 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3। देखिए दोस्तों यहाँ बचा हमारा 5, तो 5 से ही कटेगा। तो ये जो नंबर निकल के आए यही आपके यहाँ पे लासा होंगे, यानी हम लिखेंगे लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 बार आपका 2 आया है, फिर आपका 3 आया है और 5 आया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों कुल मिला के 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंचे 120 निकल के आया। और यही हमारा पिछली बार भी निकल के आया था, उस वाले क्वेश्चन को किया था जब हमने, यानी कि हमने जब किया था गुणनखंड विधि से, तब हमारा आंसर इतना ही आया था। तो देखिए दोस्तों ये आपकी होती है भाग विधि एलसीएम ज्ञात करने के लिए। यहाँ जो कोई भी नंबर आपको दिए जाए आपको प्रोसेस यही फॉलो करनी होती है। अब देखिए दोस्तों अगला हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो आपका है महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एचसीएफ को, मासा को। तो चलते हैं पढ़ते हैं मासा। तो देखेंगे दोस्तों अगला हमारा टॉपिक यहाँ पे है मासा यानी कि एचसीएफ आपका मासा, जिसको कि हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक।
और जो पीछे आपका था वहां पे वर्ते था। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं HCF, यानी कि आपका हो गया हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। दोस्तों यहाँ फैक्टर को एक चीज याद रखिए, आप गुणनखंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गुणनखंड। तो देखिए दोस्तों, जो आपका महत्तम समावर्तक होता है यानी कि मासा होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF। अब दोस्तों यहाँ हम बात करें कॉमन फैक्टर की यानी समावर्तक की, तो जैसे एक एग्जांपल देके आपको मैं बताता हूँ कि आपने यहाँ पे ले लिए 8 के गुणनखंड क्या होंगे, आपके 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 4 और 8। ये मैंने कैसे लिखे? ये इस प्रकार लिखे जाएंगे दोस्तों कि इन्हीं संख्याओं का, जिन संख्याओं का 8 में भाग जाएगा वही संख्याएं 8 की फैक्टर होंगी। ये 8 में भाग इन्हीं नंबर्स का जा सकता है, इनके अलावा कोई नंबर नहीं है जिनका भाग आपका 8 में जाए। आगे देखते हैं, एक और संख्या 12 लेते हैं। 1 का भाग 12 में जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4, यहाँ दोस्तों 4 का भी जाता है और आपका 6 का जाता है फिर, और उसके बाद आपका 12 का जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो 8 के फैक्टर हो गए, यानी कि आपके 8 के गुणनखंड हो गए, ये 12 के गुणनखंड हो गए। अब हमें यहाँ मुख्य चीज देखनी है समावर्तक यानी कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका आएगा। अब तो कॉमन फैक्टर आपके कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो ये 1 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई सा नहीं आ रहा है कॉमन फैक्टर। भाई आ तो रहा है भाई, 4 आ रहा है भाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी बात की जाती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, HCF के अंतर्गत, मासा के अंतर्गत। यानी कि अगर आपसे मासा पूछा जाए तो आप नंबर्स के फैक्टर निकालेंगे, लेकिन उनका सबसे बड़ा वाला फैक्टर आप आंसर में लिखेंगे। यहाँ हमारा 1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, यहाँ हमारा आएगा 4, क्योंकि इन संख्याओं में 4 ही सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन आ रहा है। यानी यहाँ हमारा हम बात करें मासा की तो आपकी आ जाएगी आंसर 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा मासा आएगा 4। अब मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। यहाँ हमने 8 के गुणनखंड निकाले, और गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जिनका भाग दी गई संख्या में चला जाता है। अगर मैं आपके 8 के गुणनखंड पूछता हूँ तो 8 के ये होंगे, 12 के ये होंगे। ऐसे ही जो भी नंबर का आपसे गुणनखंड पूछा जाए, आप उस नंबर के गुणनखंड याद रखिए कि वो होते हैं कि उन संख्याओं का भाग उस दिए गए नंबर में चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर, वो हमारा आता है मासा के अंतर्गत। यानी अगर आपसे मासा पूछा जाए तो आप संख्याओं के फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, और उनमें से कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा होगा वो निकाल के लिख देंगे, वही हमारा होगा मासा, महत्तम समावर्तक। अब दोस्तों मासा निकालने की भी 2 विधियां होती हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और आपकी एक होती है भाग विधि, जो हमने लासा में अभी पढ़ी थी। तो दोस्तों उन दोनों विधियों को देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है उनका प्रयोग मासा निकालने के लिए। ठीक है, चलते हैं पहली विधि की तरफ। तो दोस्तों यहाँ अब हम देखेंगे HCF निकालना। अभी हमने LCM निकालना देखा था, अब हम देखेंगे HCF ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, आपकी पहली विधि इसके अंतर्गत आएगी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ नंबर, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमने एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 24, 36 और 40। आपको निकालना है मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप फिर से वही करेंगे, इन नंबर्स के गुणनखंड लिखेंगे। जैसे 24 आपका है तो 24 के क्या थे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, और यहाँ लिखेंगे इनको घातांक के रूप में, 2 की घात 3 और 3 की घात 1। उसके बाद 36 के यहाँ पे गुणनखंड आपको लिखने हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 और तिया में 36, यानी कि 2 की घात 2 और 3 की घात 2। बस भाई आपको इतना ही करना है, आपको इसी प्रकार लिखने हैं। यहाँ 40 के लिखेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, यानी 2 की घात आपकी हो गई 3 और 5 की घात हो गई 1। अब हमें यहाँ पे निकालना है दोस्तों मासा। तो अभी अभी जस्ट पीछे हमने लासा पढ़ा था, उसमें हम सारे नंबर्स को यहाँ पे जो भी फैक्टर आते थे उनको लिख लेते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ हम सिर्फ उन्हीं फैक्टर को लिखेंगे जो कॉमन होंगे तीनों नंबर्स में। इन तीनों नंबर में जो फैक्टर कॉमन होंगे हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा जो कॉमन है वो सिर्फ 2 है, तो हम सिर्फ 2 को लिखेंगे। और अब हम घात की बात करें
तो लासा में हम सबसे बड़ी घात लिखते थे और मासा में हम लिखेंगे सबसे छोटी। यानी यहाँ देखेंगे 2 की सबसे छोटी घात है 2 है, तो यही यहाँ लिखी जाएगी। उत्तर होगा 2 की घात 2 आपका होता है 4। यही आपका उत्तर होगा, यही आपका यहाँ पे इन संख्याओं का मासा होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी थी अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर आप इस विधि पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रकार इसको सॉल्व करिएगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरी विधि हमारी क्या होती है, वो होती है भाग विधि। तो उसको भी पढ़ लेते हैं जरा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारी दूसरी जो विधि है वो आपकी है भाग विधि। भाग विधि को अब हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भाग विधि क्या होती है भाई, इसमें भाग विधि जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया 156, 221 और 364। इसका हमें भाग विधि से HCF ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा। ठीक है दोस्तों, तो भाग विधि में आप क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 नंबर्स को आप उठाएंगे। हमने इन 2 नंबर को यहाँ पे पिक किया, यानी उठाया, और यहाँ पे 156 से भाग देना शुरू किया 221 में। आपको इसी प्रकार करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है। तो बस भाई हम यहाँ पे 156 से भाग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा भाग जाएगा एक बार, बचा यहाँ पे 156। ये आपका आ गया 5, यहाँ पे आपका आ गया 6। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस 156 को अब लिखेंगे यहाँ इस बॉक्स में और 65 से करेंगे भाग। तो 65 दूनी होता है आपका 130। यहाँ आपका बचा 6 और यहाँ 2, 26 हो गया भाई। अब इस 65 को यहाँ लिखेंगे। आपको इसी प्रकार प्रोसेस पूरी करनी है। 26 दूनी आपका होता है 52, यहाँ आपका बचेगा 13। अब इस 26 को यहाँ इस बॉक्स में लिखेंगे और 13 दूनी होता है आपका 26। ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है दोस्तों जब तक आपको आपका यहाँ पे शून्य ना मिल जाए, आपको रिमाइंडर यहाँ पे 0 ना आ जाए, यानी पूरा पूरा भाग चला ना जाए। तो दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पे किस संख्या ने, यानी इस 13 ने हमें यहाँ पे शून्य दिया है, यानी कि पूरा भाग किया है। तो ये 13 जो होगा, ये 13 ही इन दोनों संख्याओं का 156 और 221 का होगा यहाँ पे HCF, यानी कि मासा। बस दोस्तों हमारी तीसरी संख्या बची है, जिसको कि हमें 13 से डिवाइड करके चेक करना होगा कि क्या 13 इसका भी मासा है। तो 13 से अगर इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है तो भाई इसका भी मासा होगा। यानी कि अगर हम 13 से 364 को डिवाइड करें तो देखिए दोस्तों, 13 दूनी 26, 0 1 ये 4, और यहाँ पे 13 8 104 आपका होता है। देखिए दोस्तों, 13 ने इस नंबर को भी पूरा काट दिया है, यानी हमारी दी गई तीनों संख्याओं का जो मासा है वो आपका 13 ही है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा यही। और दोस्तों अगर हम बात करें, अगर ये यहाँ पे 13 इसको ना काट पाता तो दोस्तों ये भाग इस प्रकार ही आगे बढ़ता चला जाता, और जो नंबर इस भाग को पूरा काटता वही हमारा इन तीनों का मासा होता यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी प्रकार का, उसको देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, बड़े नंबर को लेते हैं 625, 31, 25 और 15,625। भाग विधि से निकालेंगे मासा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनमें से इस बार हम इन दोनों नंबर को उठा लेते हैं। आपने सोचा होगा पिछली क्वेश्चन में सर ने इधर से नंबर लिए थे, लेकिन इस बार हम उधर से ही उठाएंगे। ठीक है, तो 3125 से भाग करेंगे हम हमारे 15,625 में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा भाग कितनी बार जा रहा है, आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 बार। कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 5 पंचे 25, 2 हाथ से लगा, 5 दूनी 10, 2 12, 1 हाथ से लगा, 5 एकन 5 और 1 6 और 5 दिया 15। ये हमारा पूरा पूरा भाग कट गया। तो दोस्तों इन दोनों नंबर के बीच में हमारा ये निकल के आया मासा। ये आपको याद, ये फाइनल आंसर नहीं है अभी हमारा, ये अंतिम उत्तर नहीं है, ये हमारा इन दोनों नंबर के बीच का मासा निकल के आया। अभी हमें इसके साथ भी इसको चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, 3125 जो है वो हम 625 के साथ चेक करेंगे। और कैसे करेंगे कि 625 का इसमें भाग देंगे। हमेशा आपको छोटे वाले नंबर से ही बड़े नंबर में डिवाइड करना है। तो 625 से दोस्तों यहाँ भाग करेंगे 3125 में, डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा आपका? 5 बार। ये आपका कितना हो गया? 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 1 हासिल, 5 31 और 1 31। तो 625 ने यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे शेषफल शून्य ला दिया है। यानी हमारा जो यहाँ पे HCF होगा, जो मासा होगा, वो आपका होगा 625। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे आंसर सही होगा। देखिए दोस्तों, आपके जो लासा और मासा से जुड़े हुए प्रश्न थे
वो मैंने आपको करवा दिए हैं। हालांकि मैंने कुछ कम प्रश्न बेशक आपको करवाए हैं, लेकिन आप पहले ट्राई कीजिए, आपके जो क्वेश्चन किताब में दे रखे हो आप इसी प्रकार करेंगे। अगर आपको नहीं निकलता है तो मैंने जो आपको बताया ना कि जो लिंक दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उस टेलीग्राम की लिंक पर मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। आपको कमेंट में आप बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे इस यहाँ पे बोर्ड पे पीछे मैंने लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पे यहाँ देखिए इस वर्ड को आप यहाँ उठाइए, जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर, यानी संख्या जो है वो इन नंबरों से आपसे विभाजित हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर जो है उसके गुणनखंड हैं, उसके फैक्टर हैं, यानी कि संख्या इनसे बड़ी होगी। और बड़ी संख्या आप कब निकालते हैं? जब आप लासा निकाल रहे हो। लासा में ही संख्या, आपको जो संख्याएं दी जाती हैं इनसे बड़ी आती है। यहाँ हमें लासा निकालना पड़ेगा 15, 25 और 30 का। तो लासा निकालेंगे 15, 25 और 30 का, तो आप बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था भाग विधि से। यहाँ देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 15, 25 और 30, इस भाग विधि से आप लासा निकालिए। ये आपका हो गया 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 5 छिक्का 30। ये देखिए दोस्तों, आप किसी भी प्राइम नंबर से काट सकते हैं, मैंने आपको बताया, आप उस मेथड को भी फॉलो कीजिए। आप यहाँ भी देखिए, ये मैंने 5 से काट दिया स्टार्टिंग में, आप ऐसे भी काट सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 5 से एक बार और काटेंगे तो आपका 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 6 हो गया। अब यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, फिर 1 और फिर ये आपका 3 दूनी 6। और यहाँ काटेंगे 2 से, तब आपका हो जाएगा 1, 1 और 1। यहाँ हमारा लासा निकल के आएगा। देखिए दोस्तों, LCM आपका आएगा, आरोही क्रम में लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा में 5 और फिर से गुणा में 5। यहाँ आपका निकल गया 2 तिया 6 पंचे 30 पंचे 150। दोस्तों यहाँ तक तो हमने कर लिया, इसके आगे हमें क्या करना है? देखिए दोस्तों, 150 तक अगर हम इन संख्याओं से भाग करेंगे 15, 25 और 30 से, तो ये 150 तो पूरा कट जाएगा भाई, ये तो इनका लासा है, तो लासा तो कट ही जाता है संख्याओं से। तो अगर आप 150 में 11 और जोड़ देंगे, देखिए दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे, तो 11 शेष रखने के लिए आपको इस 150 में 11 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 150 तक तो ये नंबर पूरा काट देंगे, शून्य शेष बचेगा। लेकिन अगर हम 11 जोड़ देते हैं तब हमारा 11 शेष बचेगा। यानी आपका यहाँ पे अभीष्ट नंबर जो होगा, अभीष्ट संख्या जो आपसे पूछी जा रही है, अभीष्ट संख्या बराबर आपकी होगी 150 प्लस 11 यानी कि 161। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, हो सकता है टेट या सीटेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपका देखिए दोस्तों 161 यहाँ पे आंसर होगा। और 161 को आप अगर 15, 25 और 30 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 11 ही शेष बचेगा। ऐसे क्वेश्चन को आप इसी प्रकार करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर 3 शेष बचे क्या होगी, यानी वह संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जिससे यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, जिससे यानी कि दोस्तों उस संख्या से हम 133 और 78 को डिवाइड करेंगे, यानी कि वो संख्या इनका फैक्टर होगी, गुणनखंड होगी, तभी तो उस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं। अब भाई ये दो वर्ड जो होता है जिससे, इसका मतलब होता है, मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, इस वर्ड का मतलब आपका होता है मासा। अगर यहाँ लिखा होता जिसको तो आपका होता लासा निकालना है आपको, यानी कि जिससे लिखा हो तो आप मासा निकालेंगे और जिसको लिखा हो तो लासा निकालेंगे। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में यानी यहाँ पे 3 शेष बचना चाहिए, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आप इस 3 को ऑलरेडी इनमें से घटा के लिखेंगे, यानी कि 133 माइनस 3 आपका आएगा 130 और 78 माइनस 3 आपका आएगा 75। इन दोनों नंबर का हमें यहाँ पे निकालना है मासा। क्यों निकालना है? देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस संख्या से अगर हम 133 को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 शेष बचना चाहिए, 178 को डिवाइड कर रहे हैं तब भी 3 शेष बचना चाहिए। तो भाई हमने ऑलरेडी इनमें से 3 घटा दिया और जो संख्याएं मिली उनका मासा निकालेंगे। अब वो संख्या जो आएगी वो 130 को तो पूरा डिवाइड करेगी, क्योंकि इसका मासा, उसका जो इनका जो मासा होगा वो इनको वैसे ही पूरा डिवाइड करेगा, तो 75 को भी पूरा डिवाइड करेगी। इसीलिए यहाँ पर वो 133 को डिवाइड करने पर 3 शेष देगी और 75 को डिवाइड करने पर, यानी सॉरी कि 78 को डिवाइड करने पर 3 शेष देगी। क्योंकि भाई अब देखिए यहाँ तक पूरा काट रही है तो 3 इसमें एक्स्ट्रा होगा तो 3 बच जाएगा ना, वो
ऐसे ही यहाँ तक पूरा काट रही है तो 3 एक्स्ट्रा होगा तो 3 बच जाएगा, शेष 3 आ जाएगा आपका। इसीलिए हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब आप 75 और 130 का यहाँ पे निकालेंगे मासा, तो 75 130 का भाग विधि से मासा निकाल लीजिए, थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको। 75 एकम 75 आपका हो गया, ये आपका यहाँ पे निकल के आया भाई कितना 5 और फिर से 5 55, यहाँ 75 आपका आ गया। 55 एकम 55 आपका होता है, फिर आपका यहाँ पे बचेगा 20 और यहाँ ये 55 हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो 20 दूनी 40, ये आपका आ गया 5 1, यहाँ आपका आ गया 20, 15 एकम 15 और ये आपका आ गया 5 और 5 से काटेंगे 15 को तो 15 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी यहाँ हम 5 हमारा जो नंबर है वो भाग को पूरा पूरा सॉल्व कर रहा है यहाँ पर, इसलिए हमारा जो 5 होगा वही हमारा यहाँ पे मासा होगा। क्या होगा? मासा 5 होगा। और देखिए दोस्तों 5 से 130 को डिवाइड करेंगे तो पूरा कटेगा, 5 से 175 को डिवाइड करेंगे तो पूरा कटेगा। वहीं अगर हम 5 से 133 को डिवाइड करें तो जो 3 हमने घटाया था यही 3 हमें शेष में मिल जाएगा, और 178 को डिवाइड करेंगे यही 3 हमें शेष में मिल जाएगा। यानी हमारे क्वेश्चन की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नजर आ रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम पर मुझे पूछ लीजिए जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हो। ठीक है, आपको जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछने हैं आप टेलीग्राम पे बेझिझक होकर मुझे भेजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अपने साथियों को बता देना कि हमारे चैनल पर डीएलएड की अभी मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आप पढ़ सकते हैं। आप जाके रेगुलर मैं वीडियो दूंगा, 2-3 दिन में एक वीडियो अपलोड जरूर होती रहेगी दोस्तों, क्योंकि भाई थोड़ा टाइम लगता है वीडियो को बनाने के लिए, तो भाई 2-3 दिन तो चाहिए एक वीडियो के लिए। तो दोस्तों 2-3 दिन में आपको एक वीडियो मिलेगी, आप आसानी से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके एग्जाम से पहले मैं आपको मैथ कंप्लीट करा दूंगा। आप देखिए ना, चैप्टर बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक दिन में एक चैप्टर हो जाता है, और जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बस दोस्तों इतना सा ही है इसमें। और दोस्तों अगर आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो थोड़ा मोटिवेट होऊंगा मैं, और अच्छे से अच्छे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।